नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। अपने उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, बिल्कुल पूर्वी ज़िला बलिया। हुआ कुछ यूँ कि बलिया में बैरिया एक थाना है, बड़ा मशहूर थाना है, बॉर्डर का थाना है। वहाँ के रानीगंज बाजार की सब्जी मंडी के पास के एक 3 मंजिले मकान से एक महिला ने जोर जोर से शोर करना शुरू किया और ये कहा कि मेरे पति रवि ने आत्महत्या कर ली है। उनका शरीर पंखे से टंगा हुआ है। खैर, परिवार के सारे लोग भागे, मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर उसको उस फंदे में से उतारा गया, रवि गुप्ता को। पुलिस एक दिन पहले भी उसके घर में आई थी, क्योंकि बलिया के किन्नर समाज की किन्नरों का गुरु कहे जाने वाली रेखा किन्नर या रेखा गुरु किन्नर ये 3 दिन से लापता थी। और किन्नर समाज पूरा इकट्ठा होकर वो उसके घर से उसके मूवमेंट, वो कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, कहाँ तक दिखी, एक एक घर में जाकर जिनके जिनके यहाँ सीसीटीवी लगी हुई थी उनके यहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि किन्नर इकट्ठा होकर अगर किसी के यहाँ पहुँच जाएं तो वो कितनी आसानी से उनकी बातें मान लेते हैं पब्लिक के लोग। कारण भी उसका यही है कि फिर उसके बाद जो उपद्रव होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है लोगों के लिए। पुलिस भी बहुत ज़्यादा इनके इस उपद्रव में हस्तक्षेप नहीं करती, थाने पर उपद्रव करने लगते हैं। बड़ी एकजुटता होती है, बड़ी ज़बरदस्त एकजुटता होती है इन किन्नर समाज के लोगों में। बहरहाल, एक दिन पहले ही, जिस दिन सवेरे ये हल्ला हुआ 6 बजे के आसपास, 19 फरवरी 2026 को, कि रवि ने आत्महत्या कर ली, उसके ठीक एक दिन पहले 18 तारीख को बहुत देर तक किन्नर समाज के लोग वहाँ उनके घर वालों से पूछताछ करते रहे कि यहाँ के पास में जो सीसीटीवी जिस घर में या जिस दुकान में लगा हुआ है वहाँ से वो निकलती हुई दिखाई पड़ी है, तो इन्हीं किसी घर में वो गई होगी, क्योंकि बाद के किसी सीसीटीवी फुटेज में वो वहाँ से जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी, या घर के पहले वाले जिस सीसीटीवी फुटेज में उस तरफ आ रही है वापस जाते हुए उस पर नहीं दिखाई दी। उनको ये शंका थी कि इन्हीं 3-4 घरों में किसी एक में वो रेखा किन्नर गई होगी। चूँकि रवि से बड़ा उसका दोस्ताना था, रवि के यहाँ उसका आना जाना था, इसलिए लोग रवि के पास भी ये पूछने चले गए। रवि और उसके परिवार ने कहा कि हमारे इतने अच्छे संबंध हैं रेखा से, हमारे यहाँ आती तो हम ज़रूर आपको बता देते। बल्कि रवि भी उसकी गुमशुदगी को या उसके गायब होने को लेकर बड़ा परेशान है और उसको बार बार कई जगह ढूंढने के लिए निकला भी है। इस बात का विश्वास करके फिर वो लोग दूसरे जगह चले गए। सवेरे सवेरे जब हल्ला हुआ, लाश उसकी उतारी गई वहाँ से, तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पुलिस को फिर किन्नर समाज के लोगों ने इत्तला की कि हम लोग कल उसके यहाँ गए थे, उससे तमाम पूछताछ की थी, पता नहीं क्या बात हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। किन्नर समाज को ये लगा कि ऐसा न हो वो हम लोगों के व्यवहार से आहत होकर उसने ये फांसी लगाई हो, इसलिए जैसे वो कहते हैं ना, पेशबंदी में किन्नर समाज के लोग थाने पहुंच गए और थाने से पूरी फोर्स वहाँ पर आ गई। पुलिस ने उनके कमरों की जांच पड़ताल की, सारी बात की, और अचानक एक सिपाही उनमें से उससे भी ऊपर छत में जो एक बरसाती जैसी बनी होती है, फूस की बरसाती थी वो, बरसात के दिनों में कपड़े वपड़े सुखाने के लिए या बरसात के समय में वहाँ बैठने के लिए लोग कहीं अपने घर में एक इस तरह का टीन शेड या छाया का कोई स्थान बना कर रखते हैं, उसी तरह का बना हुआ था। वहाँ तेज बदबू पुलिस के दोनों सिपाहियों को महसूस हुई। 2 सिपाही या 1 सिपाही ही गए थे, महसूस हुई। तो उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एक प्लास्टिक की बोरी, और बोरी के ऊपर तमाम पॉलीथीन से लपेटी हुई कोई चीज़ रखी थी जिससे दुर्गंध आ रही थी। उसको टटोल कर देखा तो उसमें एक ह्यूमन बॉडी उनको नज़र आई। बहरहाल हल्ला हुआ,
पूरी पुलिस जो वहाँ जांच के लिए अगल बगल गई हुई थी और पब्लिक के लोग वहाँ पहुँच गए। उस बोरी को खोल कर देखा गया, उसमें किन्नर रेखा किन्नर का 3 दिन पुराना शव पड़ा हुआ था। फिर पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। खैर, किन्नर समाज के लोगों में बड़ा रोष था कि कल ही हम लोगों ने यहाँ ये बात की थी। परिवार वालों को पूरी बात पता थी और परिवार वालों ने जरा सा भी ये इशारा नहीं किया, नहीं तो रवि की भी जाने से बच जाती और हमारा काम हो जाता, किन्नर का, हमारे गुरु रेखा किन्नर का पता लग जाता और हम इस सब परेशानी से बच जाते। पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, बाकी लोगों से पूछताछ की, तो फिर पूरी घटना धीरे धीरे क्लियर हुई। वहाँ के जो सीओ बैरिया थे, कुरैशी साहब, उन्होंने बताया कि घटना 17 तारीख की है। मृतक किन्नर रेखा अपनी साथी सुमन के मोबाइल फ़ोन पर किसी अन्य किन्नर साथी से बधाई लेने की बात कर रही थी। उस समय वह रवि गुप्ता के दुकान पर मौजूद थी। रवि गुप्ता की दुकान भी वहीं पास में थी। पहले उसने सिम का कारोबार किया था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर वो दूध का कारोबार करने लगा। वो भी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे थी, लेकिन रवि उस दुकान पर बैठता था और उस समय रवि के पास रेखा किन्नर ही मौजूद थी। दोपहर लगभग 1:09 पर रवि गुप्ता ने अपने पिता को फ़ोन करके बैंक के काम से जाने की बात कही और उसे दुकान पर आने को कहा। रवि के पिता तुरंत दुकान पर पहुंच गए। इसके बाद रवि दुकान से घर की ओर चला गया और उसके पीछे पीछे रेखा किन्नर भी चली गई। पुलिस के अनुसार घर के भीतर जाने पर रेखा और किन्नर के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और शायद तभी रवि ने इसकी रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ घंटे बाद जब रवि के पिता ने उसके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आया और उसने अपने बहू को फ़ोन किया, जिसमें बहू ने बताया कि पता नहीं कहाँ चले गए। थोड़ी देर पहले रेखा और रवि दोनों बैठे हुए थे, अचानक दोनों के बीच में बड़ा गाली गलौज हुई और बहुत विवाद हुआ, संभवतः कुछ पैसों को लेकर। झगड़े की बात सुनकर विजय गुप्ता फिर वापस अपने घर पहुंच गए, जहां उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। हत्या के कुछ देर बाद दूध वाला भी उनके घर आया। झगड़े की जानकारी मतलब रेखा किन्नर और अपने बेटे रवि से जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में घर के लोगों ने बताया। थोड़ी देर बाद दूध वाला आया तो रवि ने ही उससे दूध लिया, घर में किचन में रखा और फिर दुकान पर चला गया। उसने रेखा का मोबाइल फ़ोन रास्ते में जाते समय एक खेत में, जिसमें पानी भरा हुआ था, उस खेत में फेंक दिया। जिस मकान में ये घटना हुई उसमें विजय गुप्ता, उनके बड़े भाई आकाश गुप्ता, आकाश की पत्नी रवि गुप्ता और उसकी पत्नी के अलावा उसकी विधवा चाची भी रहा करती थी। घटना से कुछ दिन पहले उसकी एक चचेरी बहन भी अपनी मां से मिलने के लिए घर में आई हुई थी। सीओ बैरिया मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने बातचीत के बाद घटना का खुलासा करते हुए बताया कि रेखा के हत्या के बाद रवि उसके शव को कहीं ठिकाने लगाने के लिए परेशान था। पुलिस की सक्रियता की वजह से बार बार पुलिस वहीं आ रही थी, कभी सीसीटीवी फुटेज के नाम पर पुलिस, और पुलिस के साथ में बड़ी संख्या में किन्नर, इसलिए उसको लाश के डिस्पोजल का मौका नहीं मिल रहा था। वो शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने बाजार से बड़े बड़े बोरे और प्लास्टिक भी बड़ी मात्रा में खरीद कर वो ले आया था। 2 दिन बाद जब देखा कि 2 दिन तक और 1 दिन पहले तमाम पुलिस वालों के साथ किन्नर समाज के बहुत से लोग उसके घर पर पूछताछ के लिए आए तो वो घबरा गया। उसी दिन वो उसके दिमाग में था कि आज शाम तक हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन वो पुलिस और किन्नरों की सक्रियता की वजह से डर गया और वो घर से बाहर फेंके जाने का प्रोग्राम उसे बार बार मुलतवी करना पड़ा। उसको भय लगने लगा
कि अगर किन्नर समाज को जरा सा भी अंदाज़ा लग गया तो पुलिस साथ साथ है, पुलिस पकड़ लेगी और बड़ी बदनामी होगी। परिवार के किसी सदस्य और साथी से उसने चूंकि कोई बात नहीं की कि मैंने ऐसा किया है, या हो सकता है बात भी की हो, लेकिन घर वालों ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। और फिर इसी परेशानी से परेशान होकर उसने भोर में करीब 4 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किन्नरों ने जब वो लाश मिली रेखा किन्नर की, तो ये आरोप लगाए कि रेखा किन्नर के आभूषण कहाँ चले गए। शरीर पर जो उसके आभूषण थे, एक तो वो बताया गया, दूसरा ये बताया गया कि वो अपने तमाम आभूषण और रुपए रवि के पास रेखा किन्नर रखती थी, वो भी शायद गायब हो गए। उनका आरोप था कि इन्हीं पैसों और गहनों के लिए ही रवि गुप्ता ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन सीओ साहब ने फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसके रेखा के गहनों के बारे में भी गुत्थी सुलझ गई है और रेखा के गहने उसके आवास भरत छपरा में जो उसका कमरा है वहाँ पर मिल गए हैं। साथ ही साथ 5,50,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। बरामद आभूषणों में 30 नग सोने के, नग का मतलब 30 सामान सोने के, और 39 थान भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, 39 थान चांदी के जेवर भी इसके घर पर मिल गए। ये आभूषण और नकदी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम भरत छपरा में रेखा के कमरे में तलाशी के दरमियान पाए थे। इन्हें उसके साथी शिष्य के हवाले कर दिया गया था। सीओ बैरिया मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने बताया कि हत्या का कारण किन्नर रेखा से पैसे का लेन देन ही प्रथम दृष्टया लगता है। जांच में यह पता चला कि रवि गुप्ता ने कुछ वर्ष पूर्व रानीगंज बाजार चौक में मोबाइल और विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड बेचने की एक दुकान खोली थी। हालांकि इस दुकान से उसे पर्याप्त कमाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके खर्चे बहुत थे, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति रवि की सुधर नहीं रही थी। कुछ दिन बाद उसने मोबाइल और सिम बेचने का काम बंद कर दिया और मोबाइल के दुकान से हुई भारी नुकसान और परिवार से सहयोग न मिलने के कारण वो निराश हुआ। किन्नर रेखा का रवि की दुकान पर बराबर आना जाना था, जिससे उसके संबंध बहुत अच्छे थे। ये संबंध किस तरह के थे, इस पर किसी ने कोई प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि रवि भी परलोक सिधार गया और रेखा जो इस पर प्रकाश डाल सकती थी वो भी, उसकी भी हत्या हो गई। बहरहाल रवि ने रेखा से कुछ पैसे उधार लिए, लाखों में थे ये पैसे उधार लिए, और डेयरी का काम शुरू कर दिया। लेकिन डेयरी की दुकान में भी जिस अंदाज से उसने ये काम शुरू किया था, उस हिसाब से उसकी कमाई नहीं हो पा रही थी। इसी बीच मृतक रेखा किन्नर ने अपने उधार दिए हुए पैसों की वापसी के लिए रवि पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रवि पैसा चुकाने में असमर्थ था। जिसके बाद फिर वही जब झिकझिक हुई, तो झिकझिक होने के बाद उसने रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश को ठिकाने लगाने का प्लान ही बनाता रह गया। लाश ठिकाने न लगा पाने और आत्मग्लानि कह लें या बदनामी के डर से उसने अपने गले में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया, लेकिन फिर भी किन्नर समुदाय ने बराबर धरना प्रदर्शन करके रेखा किन्नर के न्याय की मांग के लिए न्याय की मांग तेज कर दी। और रेखा किन्नर की शिष्या सोना उर्फ बबली किन्नर ने आरोप लगाया कि उसके गुरु की हत्या रवि गुप्ता ने की है, जिसके बाद से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समुदाय का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। सोना और बबली किन्नर ने बताया कि उनकी गुरु ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मांग की कि हत्या में शामिल रवि गुप्ता के परिवार के जिन जिन लोगों की भूमिका है, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। रात में ही रेखा किन्नर को उसी के खरीदे प्लाट में दफनाया गया। बलिया शहर की किन्नर अध्यक्ष एवं किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष माधुरी पांडे ने बताया कि रेखा गुरु रानीगंज बाजार में रहती थी और अपना जो किन्नरों का काम है उसके
उसी पेशे से वो अपना जीवन यापन करती थीं। उनके पड़ोस में दुकानदार रवि गुप्ता रहता था, जिसके घर उसका आना जाना था, और इन दोनों के बीच पैसों और जेवरों का लेन देन भी होता था। रेखा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रवि के पास सुरक्षित रखा करती थी। माधुरी पांडे ने के अनुसार रेखा 3 दिन से लापता थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे रवि गुप्ता के घर तक जाते हुए देखा गया था। जब किन्नर समुदाय के लोग उससे पूछताछ के लिए पहुंचे तो परिवार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि रेखा उनके घर पर आई है। इसी आधार पर किन्नर समुदाय ने ये कहा कि इसमें रवि गुप्ता का परिवार भी शामिल है। खैर, जांच में सब वही बातें सामने आ गईं। इस मामले में फिर बाद में पुलिस ने रवि गुप्ता के परिवार की 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया, और जब ये साबित हुआ कि उनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन न तो किन्नरों के समुदाय को उन्होंने कुछ बताया और न ही पुलिस को कुछ बताया। आज की घटना देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि हत्या के पीछे के कारण वही 3 होते हैं, जर जोरू और ज़मीन। बार बार कहा है और लगभग सभी घटनाओं के बाद मैं इसका जिक्र करता हूँ कि पुलिस के पुराने लोगों ने जो भी नए लोगों को ट्रेंड करते हैं, यहाँ तक कि हमारे भी पुलिस के गुरु यही बताया करते थे कि जब भी हत्या के मौके पर जाइए, जो उसका कारण है वो जर जोरू ज़मीन में ही तलाश करिए। तो हत्या का कारण इस घटना में जर यानी धन था। धन की वजह से ये हत्या हुई। बार बार रेखा किन्नर से रुपया उधार लेकर उसने कई व्यापार किए, और जब उसने अपने उधार के पैसे मांगने शुरू किए तो वो पैसा नहीं दे पाने की बात या देने में असमर्थ होने की बात वो करता रहा। लेकिन उसे लगा कि अब ये दबाव ज़्यादा बनता जा रहा है, तो उसने धोखे से उसे अपने घर बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन उसको यानी रवि को इसका अंदाज नहीं था कि किन्नरों में कितनी एकता और एकजुटता होती है। इतने दिन के साथ के बाद भी उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था। जिले भर के किन्नर एकजुट होकर उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। रवि को कोई मौका नहीं मिला कि उसकी लाश को ठिकाने लगा सके, और पकड़े जाने और बदनामी के डर से अंततः उसने आत्महत्या कर ली। मैंने भी अपने कैरियर में कई घटनाओं में किन्नर समाज की एकजुटता देखी है। बड़ी गजब की एकजुटता है, ये बिल्कुल अलग है। जैसे वो कहते हैं ना कि समाज के भीतर एक ऐसा समाज है जो बहुत जुड़ा हुआ है। इनके अंतिम संस्कार को कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं जान पाता। इनकी जो रीतियां हैं उनके बारे में बहुत लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट समाज है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में शहरों में रहते हैं, लेकिन इनकी समाज की एकजुटता का आपको अंदाज बिल्कुल नहीं है। इनके अपने रीति रिवाज हैं, वो अपने में ही उन सब रीति रिवाजों का चलन या उनका पालन करते हैं। बाहर के किसी आदमी को देखने, सुनने, भीतर जाने और उसको समझने की कोशिश करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया है, और हमेशा वो रेजिस्ट करते हैं अपने अनुष्ठान में इन बीच बाहर के लोगों को शामिल करने में। खैर, इसीलिए लोग किन्नरों से, जिनको ये जानकारी है, वो किन्नरों से कभी टकराव नहीं करते। वो उनकी मनमानी सहन कर लेते हैं, उनकी बदतमीजियाँ सहन कर लेते हैं, लेकिन टकराव कभी नहीं करते। बदतमीजियाँ देखनी हो तो आप रील्स देखिए। ट्रेन में जो जिस तरह से किन्नर समाज के लोग सामान्य यात्रियों को, मजबूर यात्रियों को कितनी बदतमीजी के साथ उनसे पैसे मांगना, उनके साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें करना, सबके बीच में कोई डर नहीं होता उन्हें, लेकिन मजाल है कोई उसका विरोध कर सके। मजबूर होकर जो वो मांगती हैं वो उन्हें देना होता है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी ने कहीं ट्रेन के भीतर ही उनकी इस हरकत का विरोध किया, फिर सब इकट्ठा होकर उसकी दुर्गति कर देते हैं। जो लोग कभी ट्रेनों में हमेशा आते हैं और जिन्होंने उनका ये रौद्र रूप देखा है, जो उनकी बदतमीजियों से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि विरोध करने पर उनका क्या हश्र होगा। उसी में पता लग जाता है, डिब्बे में ही, जिस डिब्बे यात्री ट्रेन के यात्री डिब्बे में जिनमें वो चढ़ते हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते से छेड़खानी करने पर एक एक मधुमक्खी
हमलावर हो जाती है। कोई चाहे जो हो, वो पूरी तरह हमलावर होगी और कभी कभी तो ऐसे हमले में जान भी चली जाती है। इसी तरह ये समाज जो किन्नरों का है, ये समुदाय जो किन्नरों का है, ये समूह जो किन्नरों का है, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही व्यवहार करता है। आप इनसे टकराएंगे, इनसे विवाद करेंगे, इनसे उलझेंगे तो ये मधुमक्खियों की तरह एकजुट होकर आप पर आक्रमण करेंगे। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।